एक नदी, एक ऐसा विशाल प्राचीन सिस्टम जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं और जमीनों को शक्ल दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। तो चलिए आज इसके उद्गम से लेकर इसके मुहाने तक के एक अनोखे सफर पर चलते हैं। पता है तिब्बत में सिंधु को क्या कहते हैं? सिंघी खंबन, यानी शेर का मुंह। ये नाम ही अपने आप में कैलाश पर्वत के पास इसके दमदार सोर्स की कहानी कह देता है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि यह नदी कितनी विशाल है, फिर इसे काबू में करने की कोशिशों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम सिकुड़ते डेल्टा की चिंताजनक कहानी पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे इस पर जिंदगियां टिकी हैं, और आखिर में देखेंगे कि क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नदी की विशालता की। एक ऐसी जीवन रेखा जो पूरे उपमहाद्वीप के लिए धड़कती है। देखिए, सिंधु नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन में से एक है। सोचिए, 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा, जो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, और इसकी लंबाई करीब 3180 किलोमीटर। यही वजह है कि ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत अहम किरदार है। अच्छा, सिंधु को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? वो मिलती है इसकी 5 बड़ी सहायक नदियों से। जी, पंजाब की वही 5 नदियां जो मिलकर पंजनाद बनाती हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि इन नदियों के जो पुराने नाम हैं, वितस्ता, अस्सिकनी, इरावती, ये हमें इनके गहरे ऐतिहासिक कनेक्शन की याद दिलाते हैं। तो ये नदियों का संगम होता कैसे है? ये एक तरह की रिले रेस जैसा है। देखिए, पहले झेलम और रावी चिनाब में मिल जाती हैं, फिर ब्यास जाकर सतलुज में शामिल हो जाती है। इसके बाद चिनाब और सतलुज मिलकर पंजनाद बनाती हैं, और आखिर में ये पंजनाद जाकर मुख्य सिंधु नदी में मिल जाता है। यही वो संगम है जो इस पूरे इलाके को सींचता है और शक्ल देता है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 20वीं सदी, जब इंसान ने इस शक्तिशाली नदी को काबू में करने की ठानी, और यहीं से शुरू हुआ इंजीनियरिंग का एक नया दौर। तो हुआ ये कि 1940 के दशक से पहले तक सिंधु नदी अपने रास्ते पर बेरोक-टोक बहती थी। लेकिन फिर 1940 के बाद से बड़े बड़े बांध, बैराज और सिंचाई के काम शुरू हो गए। और फिर आया साल 1960, जब सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुए। इसने पानी के बंटवारे को एक तरह से पक्का कर दिया और नदी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सिंधु जल संधि आखिर थी क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहे तो इसने नदी सिस्टम को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को मिला, और पूर्वी नदियां मतलब रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल भारत को सौंपा गया। और ये जो इंजीनियरिंग हुई, इसका स्केल छोटा मोटा नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि ये पिछले 140 सालों में बना दुनिया का सबसे बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिंचाई सिस्टम है। ये सच में कुदरत पर इंसान की इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है। लेकिन नदी पर इस कंट्रोल की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि इस सब का नदी के डेल्टा पर क्या असर हुआ। और ये तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 92%। जी हां, 1833 से लेकर आज तक सिंधु डेल्टा का 92% हिस्सा गायब हो चुका है। एक पल के लिए सोचिए, ये कितना बड़ा नुकसान है। यही इस पूरे संकट की जड़ है। और ये चार्ट ये हमें दिखाता है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। 1833 में जो डेल्टा करीब 12,900 वर्ग किलोमीटर का था, वो 2018 तक सिमटकर सिर्फ 1,000 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये आंकड़े उस 92% की हकीकत को और भी साफ कर देते हैं। तो होता क्या है जब नदी का ताज़ा पानी समुंदर तक नहीं पहुंचता? इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले ताज़े पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है। इससे मिट्टी और पानी में खारापन बढ़ने लगता है। जो उपजाऊ गाद नदी अपने साथ लाती थी, वो भी खत्म हो जाती है। नतीजा, मैंग्रोव के जंगल घटने लगते हैं, और तो और डॉल्फिन की आबादी भी अलग थलग पड़ जाती है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिखरने लगता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण मैंग्रोव के जंगलों में मिलता है। कभी यहाँ 8 अलग अलग तरह के मैंग्रोव पाए जाते थे, लेकिन आज हालात इतने खराब हैं कि सिर्फ 4 प्रजातियां बची हैं, जिनमें से एक एविसेनिया मरीना अकेले ही 99% इलाके पर हावी है। बायोडायवर्सिटी का इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? पर यह कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जिनकी जिंदगी इस नदी से जुड़ी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बदलती नदी ने इंसानी जिंदगियों पर क्या असर डाला है।
ये जो आंकड़े हैं, इनके पीछे इंसानी कहानियां हैं। सोचिए, डेल्टा में करीब 9 लाख लोग रहते हैं। इनमें से 75% लोग मछली पकड़ने के काम पर निर्भर हैं। जब नदी ही नहीं रही तो उनका काम भी नहीं रहा। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। 120 से ज्यादा गांव वीरान हो चुके हैं और साफ पीने का पानी, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। खारोचन नाम का एक शहर था। कभी यहां एक हलचल भरा बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन समंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 2006 तक ये पूरा शहर समंदर में समा गया। जब हम कहते हैं समुद्र का अतिक्रमण, तो उसका मतलब ये होता है एक जीता जागता शहर का नक्शे से मिट जाना। और अब एक अजीब लेकिन सच्ची बात सुनिए। 2010 में जब पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई तो उसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन डेल्टा के लोगों ने इसका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि सालों बाद बाढ़ अपने साथ वो ताज़ा पानी लेकर आई थी जिसकी डेल्टा को सख्त ज़रूरत थी। ये विडंबना ही बताती है कि पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा है। अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। जब डेल्टा में मछलियां नहीं मिलती तो मछुआरे समंदर में और आगे जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अक्सर वो गलती से भारत पाकिस्तान की समुद्री सीमा पार कर जाते हैं। सर क्रीक जैसे इलाकों में सीमा ठीक से तय भी नहीं है, जिसकी वजह से इन मछुआरों को हिरासत में ले लिया जाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार सामने आता है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है या फिर उम्मीद की कोई किरण बाकी है? चलिए अब कुछ छोटे छोटे लेकिन नए तरीकों पर नजर डालते हैं जो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए अपनाए जा रहे हैं। हाँ, लोकल लेवल पर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे स्थानीय लोगों के लिए पानी जमा करने के बड़े बड़े जलाशय बनाए जा रहे हैं। बिजली के लिए सोलर पैनल और विंड टरबाइन लगाए जा रहे हैं। और तो और सोलर पावर से चलने वाले प्लांट लगाए गए हैं जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। ये छोटे छोटे कदम समुदायों को इस मुश्किल हालात में जीने में मदद कर रहे हैं। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या इंसानी समझदारी और टेक्नोलॉजी उस नुकसान की भरपाई कर सकती है जो उसी ने किया है, या डेल्टा का भविष्य अब समंदर के हाथों में है? सिंधु का आने वाला कल शायद इसी सवाल के जवाब में छपा है। आज की इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।